वेलकम बैक टू टेक्निक पंडित। मैं सत्यम फिर से एक बार जुड़ चुके हैं आप हमारे साथ और आज बात होने वाली है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के साथ। जैसा कि मैं आपको बता रखा हूं, समझा रखा हूं और सुना रखा हूं कि हम अपने वादे के अनुसार आपके लिए उन 2019, 2020 और 2021 का इवेंट का क्वेश्चंस बैंक प्रीवियस करा रहे हैं मैनेजमेंट का। तो बाकायदा से आप 2019 और 20 का अगर नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, अगर देख लिए हैं तो 2021 के साथ कंटिन्यू रहिए। इसके बाद हम इवेंट के बाद ऑड भी लाएंगे सेम एज 19, 20, 21 का। ठीक है, तो बने रहिए और 20 में 20 जो ऑब्जेक्टिव है आपका आप कैप्चर कीजिए, आप लीजिए और हम चाहते हैं कि आपका अच्छा से अच्छा नंबर आपके एग्जामिनेशन में आ पाए, आप अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सके। तो चलिए इसी के साथ अपने प्यारे से चैनल पॉलिटेक्निक पंडित पे प्यार बनाए रखिए। ये एसपीटी द्वारा लिया गया एग्जामिनेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक है जो कि हम आपको करवाने जा रहे हैं 2021 जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या कुछ खास है आज के इस ईयर के क्वेश्चंस बैंक में। पहला क्वेश्चन कौन सा निकल कर आता है हमारे सामने, तो भैया पहला क्वेश्चंस आ चुका है। देखिए पहला क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चंस बैंक में लिखा हुआ है कि द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, मतलब कि मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर हैं वो कौन है। तो मॉडर्न मैनेजमेंट के जो फादर है वो हेनरी फ्यूल है। कौन है? हेनरी फ्यूल। ठीक है, तो आप हेनरी फ्यूल में टिक करेंगे। आप बोलोगे कि भैया देखिए कोई एफ.डब्ल्यू. टेलर मार रखा था, ठीक है, तो उसका गलत है, उसने थोड़ी सी कंफ्यूजन समझा और बस एफ.डब्ल्यू. टेलर को टिक आउट करके आ गया, एक नंबर वहीं पे उसका कट गया। तो वही कैसे बचाएंगे अपने एक नंबर को, देख लेते हैं क्या अंतर है हेनरी फ्यूल और एफ.डब्ल्यू. टेलर में। तो उसने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था, किसने? एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने। एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने साइंटिफिक मैनेजमेंट दिया था। अगर यहाँ लिखा होता था फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट तब हम एफ.डब्ल्यू. टेलर को टिक आउट करते। लेकिन यहाँ पे मॉडर्न मैनेजमेंट है तो मॉडर्न मैनेजमेंट किसने दिया था? हेनरी फ्यूल में, हेनरी फ्यूल ने दिया था मॉडर्न मैनेजमेंट। तो इस बात को याद रखेंगे, लिंक आउट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ सकती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देख लेंगे। लिखा हुआ है फुल स्क्रीनिंग कैन बी मेंटेनिंग, मतलब जो सेल्फ कॉन्फिडेंट कहने से मतलब ये है कि वैसा स्वामी जो कि अपने सारे कार्यभार को खुद संभालता हो। मान लीजिए एक दुकानदार है जो कि कितना प्रोडक्ट लाना है, कितना बचाना है, कितने प्रोडक्ट को सेल करना है, कितना बेनिफिट हुआ, सारी चीज को वो खुद समझेगा। तो वो कैसा होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। कौन होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, एकल स्वामित्व। ठीक है, एकल स्वामित्व जिसके पास होता है वो अपने सारे दायित्व को खुद समझता है और खुद ही क्या करता है? पूरा करता है, उसमें किसी की जरूरत नहीं होती। इसीलिए सोल प्रोप्राइटरशिप इसका आंसर हो जाएगा। वो खुद ही क्या करता है? मेंटेन रखता है, वो खुद ही मेंटेन रखता है। चलिए इसके साथ बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को आप बाकायदा से थोड़ा थोड़ा समझते चलेंगे और दिमाग के अंदर रखते चलेंगे। ठीक है, लिंक करके पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं ये नंबर क्वेश्चन में क्या है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट इज, मतलब कि रिक्वायरमेंट का जो इंटरनल सोर्स है वो क्या है। रिक्वायरमेंट का इंटरनल सोर्स क्या है इसको आप देखेंगे तो क्या है? तो ट्रांसफर। क्या है? ट्रांसफर जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट है। मतलब क्या, हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। भाई हमें जूता चाहिए, चप्पल चाहिए, क्या चाहिए? बुक चाहिए, कपड़ा चाहिए, अदरवाइज कुछ भी चाहिए तो हम क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, फिर वहां से ट्रांसफर किया जाता है, भेजा जाता है, तो हमारी क्या अंदरूनी क्षतिपूर्ति पूरी हो जाती है, हमें जो चाहिए वो मिल जाता है। तो क्या होगा? ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो इंटरनल सोर्स का क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो इसको बाकायदा से आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, क्वेश्चंस के अंदर लिखा हुआ है कि स्टाफिंग डील्स विथ, मतलब स्टाफ जो होता है वो डील्स करता है, किसके साथ डील्स करता है? किसके साथ? तो लिखा हुआ है क्या? प्रेजेंट एंड फंक्शनल फ्यूचर रिक्वायरमेंट। थोड़ा सा देख रहे हैं, कट टाइप्स का है, थोड़ा सा ध्यान देके देखेंगे। ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो जो स्टाफ है वो क्या किसी भी चीज को क्या व्यापार करता है, बेचता है, तो क्या मतलब अपने पास
अब ऐसा थोड़ी है कि भाई एक सामान लाया बेच दिया, फिर कस्टमर है कि भैया सामान चाहिए तब जाके वो ऑर्डर करेगा, नहीं, एक बार में बहुत सारा सामान मंगा लेगा। क्या फ्यूचर का भी देखिए कि हाँ मेरे पास अगर एक खत्म हो जाए तो 10 रहेगा, फिर अगर 10 कोई और कस्टमर आ जाए तो फिर उसको भी सप्लाई कर सके। नहीं तो क्या किसी भी क्या फ्यूचर और प्रेजेंट को देखते हुए हमारा कोई भी जो स्टाफ होता है वो क्या करता है, सारे चीज को डील करता है। नहीं कि हम प्रेजेंट में तो दे ही सके, फ्यूचर में भी अगर उसकी जरूरत पड़ जाए किसी भी कस्टमर को तो हम क्या कर सके, उसको सप्लाई कर सके। ठीक है, तो क्या होगा, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होगा। ठीक है, नंबर 4 का। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, और लिंक आउट करके पढ़ेंगे, समझते हुए चलेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज से। ठीक है, इन ओरिजिनेशन ऑथोरिटी उसके बाद फॉलोज फॉर्म। क्या क्या है ऑथोरिटी, जो ओरिजिनेशन है, मतलब ओरिजिनेशन मतलब क्या, कहां से किसकी तरफ, ओरिजिनेशन कहने का मतलब है कहां से शुरुआत होता है और कहां तक फ्लो होता है, किस तरफ जाता है, कहां से स्टार्टअप पॉइंट है। नहीं तो भैया जो ऑथोरिटी है वो कहां से स्टार्ट होता है और किसकी तरफ जाता है, तो हमेशा याद रखिएगा टॉप से बॉटम की तरफ, टॉप से बॉटम की तरफ जाता है। मतलब कि कहां से, टॉप, टॉप मतलब नीचे के ऊपर, ऊपर से हमेशा नीचे की तरफ आता है। कहां से आता है, ऊपर से नीचे की तरफ आता है। कहोगे कैसे, मान लीजिए यहाँ से कोई ऑर्डर पास हुआ, फिर वो सेकेंड थर्ड, थर्ड से फोर्थ, फोर्थ से, और फिर पीपल्स के पास ऑर्डर आ जाएगा। मान लीजिए कि कोई हमारे जो प्रधानमंत्री साहब है उन्होंने कोई ऑर्डर पास किया, फिर धीरे धीरे डीएम के पास आएगा, सीएम से डीएम, डीएम से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हुए और लोकल कर्मचारी होते हुए हम लोग के पास इशू हो जाएगा। तो ऐसे आके मतलब टॉप से लेके नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, टॉप से लेके बॉटम की तरफ आएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। कोई भी क्या ऑथोरिटीज जो फॉलो होगा, रूल रेगुलेशन चालू होगा, उसका कहानी है। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा टॉप टू बॉटम होता है। चलिए नेक्स्ट है, विच कैरेक्टरिस्टिक इज रिलेटेड टू द लीडरशिप। मतलब लीडर होने के लिए कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन सा गुण होना चाहिए। अगर आप लीडर है, अगर आप नेता हैं, अगर आप नेता होने वाले हैं या नेता बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए, तब जाकर आप लीडरशिप कहला पाएंगे। आपके अंदर लीडर का भाव आएगा, गुण आएगा, आपके पास पावर आएगा। तो क्या क्या होना चाहिए, तो उसके पास होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, डिसेंसिव होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। मतलब क्या, दयालु होना चाहिए, नहीं दयालु होना चाहिए, डिसीजन लेने का पावर होना चाहिए, सही निर्देश देने का क्षमता होना चाहिए, हर एक के विषय में सोचे वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये सारा चीज जिसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लीडर बोलेंगे। ठीक है, वो लीडर हमारा कहलाएगा। तो इसका सारा क्यों आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारी चीज देख के, और ये सारा कैरेक्टर है, मतलब ये जिसके अंदर होगा वही हमारा लीडर होगा, ये सारी चीज। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं इसी के साथ और समझते हैं कि क्या कुछ नेक्स्ट में है हमारा। चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चंस में लिखा हुआ है हमारा, निगेटिव मोटिवेशन इज, भाई निगेटिव मोटिवेशन क्या होता है। नहीं, निगेटिव मोटिवेशन तो कंपल्सन लीव, कंपल्सन रिक्रूटमेंट, फाइन, ऑल ऑफ द अबव। बिल्कुल सही बात है भाई। कहने का मतलब निगेटिव मोटिवेशन से क्या तात्पर्य है, देखेंगे आप लोग, हम लोग थोड़ा सा। नहीं, निगेटिव मोटिवेशन से कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कोई वर्कर हमारा काम कर रहा है, हम उसको फाइन मार दिए, थोड़ा सा भी गलती किया फाइन दे दिए कि भैया तुम काम कर रहा, तुम्हारा पूरा सैलरी कट गया, जाओ नहीं मिलेगा, क्या हो गया। तो निगेटिव मोटिवेशन मतलब उसको काम करने में मजा है कि भाई हमने इतना सब दिन काम किया, एक मंथ काम किया, उसमें क्या थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बोला मालिक बोले कि जाओ तुम्हारा पूरा सैलरी खत्म, तो क्या निगेटिव निराशा हो जाएगा, मोटिवेशन आएगा काम करने का, अंदर से इच्छा नहीं होगा कि भाई छोड़ो यार क्या ही काम करे, दूसरी जगह चलते हैं। नहीं, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या, कंपल्सन से लीव। ठीक है, अगर उसको लीव ना मिले, मतलब लीव ना मिले कहने का मतलब क्या, कि अगर वो है लेकिन उसको छुट्टी ना मिले, उसको छुट्टी की जरूरत है लेकिन उसको छुट्टी ना दिया गया हो। ठीक है, उसको छुट्टी की जरूरत है लेकिन उसको हम छुट्टी नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि भैया तुमको छुट्टी नहीं देंगे, तुम काम करो सीधा, तो क्या निगेटिव मोटिवेशन है। कितना भी शादी आ जाए, समारोह हो जाए, कोई मर गया, छुट्टी ही नहीं दे रहे, तो क्या मोटिवेशन आएगा काम करने में, नहीं आएगा। ठीक है, नहीं होने वाला, मोटिवेशन नहीं आएगा। तो ये सारी चीज को हम लोग समझेंगे, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चाहे वो कहीं जाना चाहे, हम जाने ही नहीं देंगे, तो ये सब मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन का निगेटिव मोटिवेशन है, मोटिवेशन आएगा नहीं। ठीक है, चलिए तो ऑल ऑफ द अबव इसका क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है, इन स्टाफिंग फंक्शन मैनेजमेंट इंक्लूड, नहीं
कौन कौन सा फंक्शन है भैया देख लेते हैं। स्टाफिंग फंक्शन के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, ठीक है, क्या क्या इंक्लूड होता है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला वाला कौन सा है, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। मतलब क्या, हमें जो कारगर, हमारा जो कारगर एम्प्लॉय है, मतलब काम करने में एकदम रुचि रखता है, मोटिवेशन एकदम प्रचुर मात्रा में हो, उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, भैया तुम बेस्ट हमारा एम्प्लॉय है, तुम एक साइड आ जाओ। नहीं, फिर क्या है, डिटरमाइनेशन ऑफ द सोर्स ऑफ रिक्वायरमेंट। मतलब कि मान लीजिए किसी को मशीन चलाने आ रहा हो, जो कि मशीन पे ऑपरेट कर सकता हो, तो उसको एक साइड कर लेंगे, और जो मशीन ऑपरेट नहीं कर सकता उसको एक साइड कर लेंगे। ऐसा थोड़ी कि जो उसको मशीन ऑपरेट नहीं कर रहा उसको भेज दिए, पता चला मशीन ही पूरा खराब हो गया, काम ही नहीं हो रहा, तो सबको सेपरेट वर्क देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे, उसके बाद देंगे गिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम टू द एम्प्लॉयज, ठीक है। मतलब कि हमारे पास जो भी वर्कर है, जिसको मशीन चलाने नहीं आ रहा, तो हम चाहेंगे कि उसको क्या करें, ट्रेनिंग दे दे कि भैया हाँ मशीन ऐसे ऐसे ऑपरेट होता है। अगर उसको भी अगर हमको मशीन पे ही काम कराना है, मेरे पास मशीन ही, तो क्या करेंगे, उसको ट्रेनिंग देंगे, प्रोग्राम देंगे, क्या भैया ऐसे ऐसे वर्क होता है, ऐसे काम होता है, तब जाकर वो क्या हमारा मशीन को चला पाएगा, समझेगा, तो उसको हमको ट्रेनिंग देना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज जिसके अंदर इंक्लूड होता है, ये सारे जिसके अंदर इंक्लूड होता है, उसको मैनेजमेंट का स्टाफिंग फंक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सारी चीज आपको याद रखना है, तो इसका ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है, तो ओपनिंग डॉक्यूमेंट नहीं, मतलब कि हम कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हमने वही बोला, हमारे बॉस बोल दिए कि भाई जाओ काम में ये वर्क है, इसको कंप्लीट करके आओ, तो हम क्या कर लेंगे, पहले पेपर पे, ऐसा थोड़ी कि जाके खुदाई चालू कर देंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले पेपर पे वर्क रेडी करेंगे कि हाँ मेरा पेपर सही से काम कर रहा नहीं कर रहा, नहीं मतलब पेपर काम नहीं कर रहा मतलब क्या, पेपर में जो डायग्राम लिखे हैं वो सही इसमें हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो पहले रेडी करेंगे, फिर बॉस को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट बोलेंगे, फिर देखेंगे हाँ भाई हो गया, तब काम डन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ओपन करते हैं किसको, डॉक्यूमेंट्स को, नहीं डॉक्यूमेंट खोलते हैं, फिर जाके काम स्टार्ट करते हैं, तब जाके हमारा काम हो पाता है, ठीक है। 10 नंबर में लिखा हुआ है, 10 नंबर हमारा क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोडक्टिविटीज आर। नहीं मतलब कि कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है हमारे कोई भी प्रोडक्टिविटी पे। नहीं, हमारे प्रोडक्ट, हम कोई सामान बना रहे हैं तो उसपे सामान बना तो रहे हैं, लेकिन उसपे कौन सा प्रभाव, हम बहुत ज्यादा इफेक्ट डालेगा, प्रभाव डालेगा बनाते टाइम्स, तो क्या, ह्यूमन रिसोर्सेज। बिल्कुल सही बात है, ह्यूमन है। अगर आपको पता होगा कि जितना भी इंडस्ट्रीज कंपनीज वगैरह है, वहाँ पे ह्यूमन ही वर्क कर रहा है, ऐसा थोड़ी कि पूरा मशीन ही वर्क कर रहा है, ह्यूमन की जरूरत ही नहीं है, ह्यूमन आराम से हुआ, इंसान घर पे है, ऐसा नहीं है। क्या, ह्यूमन मीन्स इंसान वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो इंसान बहुत ज्यादा क्या रखेगा, महत्वपूर्ण भूमिका रखेगा इसके अंदर, ठीक है। दूसरा क्या है, टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सही बात है, मान लीजिए इंसान जिस काम को एक दिन में करता है, टेक्नोलॉजी उस काम को क्या करता है, 1 मिनट में कर लेता है, या 10 सेकंड के अंदर कर लेता है, या 10 मिनट में कर लेता है, या एक दिन में जो इंसान जिस वर्क को करता है उसको मशीन आधे घंटे के अंदर निपटा लेता है। तो क्या, टेक्नोलॉजी बहुत 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 बड़ी भूमिका रखती है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट रूल। बिल्कुल, गवर्नमेंट रूल भी मायने, ऐसा नहीं कि भाई मशीन चल रहा है तो एकदम प्रदूषण फैला रखे, धुआं धुआं कर देंगे, इंसान सब जा रहा है, मर रहा है, तो ऐसा नहीं, रूल के साथ हमें काम करना है, ठीक है। और ये सारे चीज जिसके अंदर इंक्लूडेड होगा उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अफेक्टिंग ऑफ प्रोडक्टिविटीज। ये सारी चीज इंक्लूड होना चाहिए, उसको क्या क्या बोलेंगे हम, ऑल ऑफ द अबव, इसका आंसर हो जाएगा। तो बाकायदा इसको हम याद रखेंगे और समझते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक इसका क्वेश्चंस देख रहे हैं, थोड़ा सा जो है क्या है, मूव करके आया है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको भी ध्यान देंगे, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चंस क्या हो ले, क्योंकि मूवेबल क्वेश्चन है ये, देख रहे हैं सारे क्वेश्चन मिल रहा है, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मूव करके दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस शुड फील कंसंट्रेट विथ अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज दे। नहीं मतलब जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेता है। क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का क्या कारण है, कैन कंप्लीट इन बेटर वे। मतलब मान लीजिए, कहने का मतलब है कोई बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन क्या दिमाग में रखता है कि भाई हमारा जो सोशल छवि है, हमारे लोगों की जरूरत है, लोगों को क्या मतलब चाहिए, क्या प्रोडक्टिविटी की जरूरत है, तो उसको ध्यान में रखते हुए अपने सारे प्रोग्राम को डिजाइन करता है। अब करने का मतलब है कोई सामान बना ही दिया लेकिन इतना महंगा बना दिया कि कोई ले भी ना सके,
नहीं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो बिजनेस में सारी चीज को लेवल लेके चलते हैं कि हाँ एक लोअर से लोअर इंसान कितना रुपया में खरीद सकता है सामान को, और कोई रिचेस्ट मैन भी ले सकते हैं। तो सारे चीज को प्रोग्राम को मेंटेन करके चलता है। तो ये कॉमन जो उसकी वो चाहता है कि उसका कोई भी जो प्रोडक्टिविटी वो बेटर वे में निकले, मतलब कि बनाए तो ऐसा नहीं कि परा ही रह जाए, बिक जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज को ध्यान में रख के चलता है। कैन कंप्लीट इन बेटर वे, वो हर एक कामों को एकदम सावधानी पूर्वक और अच्छे ढंग से करके चलना चाहता है, ठीक है। ये सारी चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन दे मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर आर 50। मतलब क्या कहने का मतलब है कि अगर जो हमारा बिजनेस है उस बिजनेस में अगर 50 मतलब कितना होता है भैया बताइए, 50। अगर 50 से ज्यादा पीपल्स उस नंबर के अंदर इंक्लूड हो गया, मतलब क्या 15 से भी ज्यादा पीपल्स हमारे उस बिजनेस के अंदर अगर इंक्लूड है, तो अब उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर हम ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर इसको हम इंक्लूड कर देंगे, ठीक। तो इतना सारी चीज को आप लोग समझते हुए चलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कुछ बातों को समझ के चलना पड़ता है, कुछ बातों को क्या करके चलना पड़ता है, याद रख के चलना पड़ता है। चलिए, द फर्स्ट सिस्टमैटिक थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज नोन एज, नहीं सबसे पहली बार जो क्या सिस्टमैटिक थ्योरी आई थी, किसकी, ऑर्गेनाइजेशन का। किसका ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले जो सिस्टमैटिक थ्योरी आया था वो क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। और कौन दिया था, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दिया था, एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने दिया था। तो ये चीज को आप याद रखेंगे, सबसे पहला जो थ्योरी है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, और दिया गया है किसके साथ, किसने दिया है, तो एफ.डब्ल्यू. टेलर साहब ने इस थ्योरी को दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसा कि पहला क्वेश्चन में ही हम बता आपको रखे हैं। चलिए देखते हैं आगे। फिर से लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इसमें जो लिखी गई बात है इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं कौन सा ऐसा थ्योरी है जो कि बिल्कुल सही है। तो लिखा हुआ है कि मैनेजमेंट इज बिलो एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, परफेक्ट। नहीं, मैनेजमेंट क्या नीचे है, किसके, एडमिनिस्ट्रेशन के। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक, नहीं प्रशासनिक विभाग से नीचे है मैनेजमेंट, नहीं, क्योंकि प्रशासन जो हमारे डीएम साहब हैं वो क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे कि भैया ये ऐसे होना चाहिए, अभी जैसे कोरोना बढ़ रहा है तो क्या उसको ऐसे मेंटेन करना चाहिए, रात में कर्फ्यू वगैरह लगा दीजिए, कोई आदमी ट्रांस इधर से उधर ना हो पाए, सब आदमी मास्क लगा के चलेंगे। तो क्या डीएम साहब एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या करेंगे, किसको, मैनेजमेंट करेंगे, वो ऑर्डर देंगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए, तब जाके वो मैनेजमेंट होगा, वो मैनेज होगा, किस तरह वर्क होगा। तो क्या सही बात है, एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे है मैनेजमेंट, बहुत सही बात है, ठीक है, मैनेजमेंट नीचे है। तो ये सारी चीज को आप याद रखते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है क्वेश्चंस में, मैनेजमेंट क्या है भाई, अगर क्वेश्चन आ जाए मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, एक आर्ट है, क्या है, और साइंस का एक आर्ट है, एक तरीका है जिससे हम किसी भी चीज को कम समय और कम खर्च में क्या कर मेंटेन कर लेते हैं। मैनेजमेंट हमारा वही है। मैनेजमेंट क्या है कि कम खर्च और कम समय में किसी भी चीज को क्या कर सके, वेल मेंटेन कर सके, सजा सके, दिखा सके, इज नोन एज मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजमेंट का क्या है, डिफिनीशन है, ठीक है। क्या है, बोथ साइंस एंड आर्ट, ठीक है, एक तरीका है, एक आधुनिक प्रकार है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमारा है मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑफ बैलेंस। भाई साहब मतलब लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेजर हेड ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ बैलेंस, मतलब बैलेंस की कहानी आ गई। तो बैलेंस की कहानी में क्या है कि सबसे पहले गुडविल, उसके बाद लैंड, बिल्डिंग, ऑल ऑफ द अबव। सही बात है, मतलब हमारा जो बैलेंस है, बैलेंस शीट मतलब क्या, खर्च वाली बात हो गई। तो उसके अंदर हम उसको किस चीज पे देखते हैं, तो जिसका बैलेंस सही है। नहीं, मान लीजिए जिसके पास पैसा बहुत है लेकिन पता चला कि गए लेमन गाड़ी वगैरह जो होता है, नहीं उसको लेके आ गए, पता चला सारा खर्च, या मतलब कोई बड़े से रेस्टोरेंट में गए, पता अच्छा है ले ही लेते हैं, तो सारा खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, मतलब क्या, गुडविल होना चाहिए, कहाँ उसको खर्च कर रहा है वो होना चाहिए। उसके बाद क्या, लैंड जमीन वगैरह होना चाहिए, बिल्डिंग वगैरह होना चाहिए, उसका सारा कुछ क्या, क्योंकि जिसके पास बैलेंस शीट बनाए रखने का एक ही है कि आप हर एक चीज को प्रॉपर वे में खर्च करेंगे, एकदम
सटीक वे में चलेंगे, जहां जरूरत है वहीं, ठीक है। तो ये सारा चीज इसके अंदर होगा, उसका क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बैलेंस शीट को हम ऐसे ही सेट करते हैं, कहाँ कहाँ, तो गुडविल, लैंड्स और बिल्डिंग के अंदर हम खर्च कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप कहिएगा कैसे, तो देखिए जिसके पास गुडविल अच्छा है, अच्छाई भी तो क्या है, मनी ही है ना, पैसा ही है, ठीक है। लैंड, जिसके पास जमीन है, तो जमीन के मतलब परचेज करके छोड़ दिया, तो वो भी तो उसके पास पैसा ही है, मनी ही है। उसके बाद क्या, बिल्डिंग, कोई बड़ा सा घर बना दी, तो घर क्या, उसका मनी ही है, पैसा ही है, एसेट्स है, ठीक है। तो वो ये सारा चीज क्या, उसका बैलेंस शीट है। मतलब कि अगर आप कोई इंसान किसी को कैसे जानेगा, मान लीजिए कि हम हैं, तो अगर हम बोलें कि मेरे आपके पास क्या है, तो हम बोलेंगे मेरे पास कार है, मेरे पास घर है, मेरे पास इतना सारा जमीन है, ये बिल्डिंग है, ये है, वो है, ऐसे ही गिनाएंगे अपने जथा संपत्ति को, ऐसे ही गिनाएंगे। तो ये सारा चीज जिसके अंदर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस शीट। मतलब आपके पास कितना धन राशि है, तो ये सारा चीज जिसके अंदर होगा वो धन राशि कहलाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। गुडविल होना भी एक बहुत बड़ी धन राशि ही है। आपके पास पैसा लेकिन आप अच्छे इंसान ही नहीं है, तो क्या बेकार ही है। चलिए आगे देखते हैं। सेंट्रलाइजेशन मीन्स क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन क्या होता है, डिक्रीज द वर्क प्रेस्योर अमंग द ऑफिसर्स। मतलब क्या, सेंट्रलाइजेशन मतलब सारे चीज को बखूबी में काम बांटा गया हो। मतलब ऐसा नहीं कि किस कोई भी इंसान एकदम बहुत काम कर रहा है, काम कर करके मरे जा रहा है, और कोई इंसान सोफा चेयर पे पैर डाल के आराम से सोए जा रहा है, तो ऐसा नहीं। सेंट्रलाइजेशन मतलब कहने का मतलब है क्या है, कि सारे को वर्क क्या हो, बटा हो। मतलब जो ऑफिसर हो वो क्या, सबको काम एकदम चुन चुन के दे। मतलब क्या, कि हाँ ये इस काम के लायक है, उसको वो काम दे दे, हाँ ये काम कर सकता है उसको, मतलब बराबर बराबर काम सबको दे दे, हेडेक ना हो जाए, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं कर पाए, या किसी को ढेर काम है, किसी को कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं करना है। सेंट्रलाइजेशन में हम हर एक चीज को क्या करते हैं, प्रॉपर वे में करते हैं। जो जिसकी योग्य है उसको हम वो चीज देते चले जाते हैं, उसकी योग्य के अनुसार, योग्यता के अनुसार ही हम वर्क देते हैं, कि ताकि वो वर्क को फिनिश आउट कर सके, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा है इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 स्कैन इनटू द फोर्स ऑन। बिल्कुल सही बात है भैया। कहने का मतलब है 18 नंबर क्वेश्चंस में हमारा लिखा हुआ है कि इंडियन कौन सा एक्ट, तो इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948 कब लागू हुआ था, कब अप्लाई, बना तो 1940 में था, लेकिन अप्लाई कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 को हमारा इंडियन फैक्ट्री एक्ट अप्लाई हो गया था, लागू हो गया था। तो याद रखिएगा, अगर अप्लाई की बात पूछा जाए, अगर फोर्स ऑन की बात पूछा जाए कि कब अप्लाई हुआ, तो आप बताएंगे 1 अप्रैल 1949। लेकिन अगर पूछा जाए कि कब बनेगा, तो आप कब बना, तो आप लिखेंगे 1948 में क्या हो गया था, बन गया था, ठीक है। 1948 में बन चुका था, और अप्लाई होने की बात है कब लागू हुआ था, तो 1 अप्रैल 1949 को अप्लाई हो गया था, लागू हो गया था। तो यहां से 2 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन ये, और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चन घुमा के आता है, और कहीं से क्वेश्चन नहीं आता, यहीं से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आता है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा सा क्या है हमारा लिखा हुआ क्वेश्चंस, ठीक है। हमारा क्वेश्चंस क्या है देखते हैं। डेलीगेशंस ऑफ ऑथोरिटीज, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी इज क्या है, एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटी। सही बात है, जिसके पास क्या है, पावर मिलेगा, जिसके पास पावर मिलेगा, तो क्या वो चाहता है कि मुझे और पावर मिले। अच्छा ऐसा देखिए कि कोई इंसान, कि अगर मान ले किसी के इंसान के पास 10 रुपया, तो चाहता है भाई मेरी जिंदगी में 10 रुपया बहुत काफी है, मुझे चाहिए ही नहीं, आराम से जिंदगी सुख में बीतेगा। नहीं, जिसके पास 10 रुपया होता है वो चाहता है कि मुझे 20 रुपया चाहिए, जिसके पास 20 है वो चाहता है 50 चाहिए, जिसके पास 50 वो चाहता है 100, जिसके पास 100 वो 1000 की मांग करता है कि नहीं। तो मतलब क्या, जिसके पास पावर आ जाए, जो वर्क करने लगे, वो चाहता है कि मुझे और पावर चाहिए। नहीं, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो चाहता है कि मैं पीएम बन जाऊं, प्रधानमंत्री बन जाऊं, नहीं, और पावर की मांग होती है, ठीक है। तो क्या एक्सपेंशन होता है, क्या होता है, पावर बढ़ जाता है, क्या पावर बढ़ जाता है, नहीं पावर क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे कि मान लीजिए एक आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर के अंदर क्या है कि बहुत पावर है, वो क्या पावर उसके पास इंक्रीज है, जिसको भी नीचे जो भी है उनके एम्प्लॉयज है, जो भी वर्कर्स है, नहीं ये जो भी ऑफिसर्स है, उनको जो देंगे वो, नहीं जो पावर देंगे, जो ऑर्डर देंगे वही वर्क होगा। नहीं तो क्या एक्सपेंशन हो जा रहा है, पावर बढ़ जा रहा है। नहीं, चलिए आगे देखते हैं, आगे और देखते हैं। निगेटिव मोटिवेशन आर दोज मोटिवेशन विच आर बेस्ड ऑन। भैया
ये क्वेश्चन तो बहुत VVI क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। देख रहे हैं ये क्वेश्चन कितना बार रिपीट हो गया, 2 बार रिपीट हो चुका है और ये तीसरी बार है, मतलब VVI क्वेश्चन। ठीक है, 3 बार आ चुका है, इसको याद रखिएगा। निगेटिव मोटिवेशन और डोज मोटिवेशन, मतलब निगेटिव मोटिवेशन किस चीज पे बेस्ड है, किस चीज पे बेस्ड है, तो फियर। किस पे, फियर पे। फियर मतलब डर, नहीं मतलब डरा के रखेंगे। जितने भी वर्कर हैं हम उसको बोलेंगे भैया अगर गलती हो गया तुम्हारा 1 महीना का सैलरी गया। मतलब हमारे मशीन, तुम मशीन पे काम कर रहे हो, अगर मेरा एक भी कपड़ा खराब हुआ तुम्हारा 1 महीना का सैलरी काट लेंगे, उस वही खत्म हो जाएगा। तो क्या डर बना हुआ है, नहीं एकदम संभल संभल के काम कर रहे हैं, मतलब गुंजाइश ही नहीं है गलती करने का। तो निगेटिव मोटिवेशन का सबसे बड़ा जो बेस है वो डर। जिस इंसान के अंदर डर आ गया वो काम सही से नहीं कर पाएगा, चाहे पढ़ाई हो, चाहे काम हो, चाहे दुनिया की कोई भी ऐसी क्या हो, व्यवस्था हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां वो वर्क नहीं कर पाएगा। तो डर सबसे बड़ा बेस क्या है, डर है। ठीक है, जिस इंसान के अंदर डर है, जिस लेवल के अंदर डर आ गया, जिस वर्कर के अंदर डर आ गया, वो वर्क नहीं कर सकता है। ठीक है, तो क्या है निगेटिव मोटिवेशन का बेस क्या है, बताइए तो फटाफट, क्या है, डर, फियर, डर है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक जो है हमारा प्रॉपर जो है 20 क्वेश्चन खत्म होता है। आशा करते हैं कि वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया कीजिए। ओके, थैंक यू।